नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। देखिएगा, इतिहास की क्लास में आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको गुप्त वंश के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। गुप्त वंश मैंने आपको कंप्लीट रूप से कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद में सारे पार्ट आप लोगों को मिल गए होंगे और लगभग मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि लगभग आपको गुप्त वंश से सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो दोबारा से आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा क्लास देने की कोशिश करूंगा। वैसे आपकी मास्टर क्लासेज जो है वो आपको मीटिंग के तहत और प्लान के तहत बिल्कुल जल्दी आपको मिल जाएगी सभी विद्यार्थियों को। खास तौर पर यूट्यूब के जो बच्चे हैं उनको मास्टर क्लासों के माध्यम से विशेष तौर पर रिवीजन करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग चिंता ना करें, जो भी चीज आपकी छूट गई है वो आपको मैं यूट्यूब पर सारी चीजें प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि मैंने पिछली क्लासों में पढ़ाया है। लगभग मास्टर क्लास आपको पूरी मिलने वाली है। देखिएगा साथियों, आज की क्लास में हम एक नए वंश के बारे में शुरुआत करेंगे और उस वंश का नाम है पुष्यभूत वंश। देखिएगा, इसको कई सारे बच्चे जो है पुष्पभूत वंश बोल देते हैं और पुष्पभूत वंश नहीं है ये, ठीक है। इसका नाम है पुष्यभूत वंश। यानी कि अगर मैं शब्दों की बात करूं तो देखिएगा, कई बार अपने इसको जो है यानी कि पुष्प ऐसा होता है लेकिन ये होता है, तो देखिएगा ये पुष्प प्लस भूत है ना, पुष्यभूत वंश है ये, ठीक है। तो ये पुष्प यानी कि पुष्प वंश नहीं है ये, है ना। पुष्पभूत वंश कोई भी बच्चा ना बोले क्योंकि ये रोम है, गलत है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि इसका नाम क्या है, पुष्पभूत वंश है। और पुष्यभूत जो वंश है उसके बारे में आज की क्लास में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। संपूर्ण रूप से लगभग जो है इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिएगा, सभी लोग जो है, जो भी विद्यार्थी कमेंट करते हैं उन विद्यार्थियों से आग्रह है कि आपके सभी के कमेंट्स जो है सबसे लास्ट में पढ़ लिए जाएंगे या फिर आपको साथ के साथ पढ़ते हमेशा मैं पढ़ता रहता हूं आपके कमेंट। तो आप जो भी आपकी जो समस्या है वो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखेगा इस वंश के बारे में लिख लीजिएगा, पुष्पभूति वंश, है ना। तो पुष्पभूत वंश नहीं है, ये क्या है, यानी कि पुष्यभूतीय वंश भी इसको बोला जाता है, ठीक है। आप जो भी बोले इसको मैंने आपको डिटेल में बता दिया है इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। अब आप जिस प्रकार से जिस अर्थ में आप इसको पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं आपकी समझ के लिए। चलिएगा, अब सबसे पहले बात करते हैं कि पुष्यभूत जो वंश है ना, पुष्यभूत जो वंश है इसकी नींव कौन रखता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला इसका शासक होता है, पहले हम बात करते हैं किसकी, यानी कि पुष्यभूत वंश की। पुष्यभूत वंश के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोग लिखिए पुष्यभूत वंश। इसके बाद में इसका जो शासक था एक, जिसका नाम था, क्या नाम था उसका, नरवर्धन। उसका नाम क्या था बेटा, नरवर्धन था। तो देखिएगा, नरवर्धन था और नरवर्धन का एक दूसरा नाम था जिसने उपाधि धारण की थी, उसका नाम था थानेश्वर। थानेश्वर के नाम से भी इसको जाना जाता था। अगर समय अवधि की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी समय अवधि जो है 505 ईसा पूर्व से लेकर 505 ईसा पूर्व से लेकर 530 ईस्वी की इसकी सेवा अवधि बताई जाती है बेटा। क्या बताई जाती है, इसकी समय अवधि बताई जाती है 505 से लेकर 530 ईस्वी तक की। नरवर्धन, जिसका उपाधि क्या थी, थानेश्वर, ठीक है। थानेश्वर के नाम से इसको उपाधि इसने धारण कर रखी थी। इसके बाद में दूसरा शासक होता है इसका, जिसका नाम होता है राज्यवर्धन। जिसका नाम क्या होता है बेटा, इसको कई बच्चे राजवर्धन पढ़ते हैं, राजवर्धन नहीं है बेटा, ये राज्यवर्धन है, क्योंकि यहाँ पर ए भी है इसका, ठीक है। तो राज्यवर्धन है। और राज्यवर्धन की अगर अपन बात करते हैं तो राज्यवर्धन का राज्यवर्धन प्रथम है ये, ठीक है। राज्यवर्धन कौन सा है बेटा, ये प्रथम है ना। यानी कि एक राज्यवर्धन और होने वाला है अभी तक, तो आप चिंता मत करिए। इसके समय अवधि की अगर अपन बात करते हैं तो 300 यानी कि 530 ईस्वी से लेकर ये था 555 ईस्वी तक का माना जाता है। लगभग 530 से लेकर 555 ईस्वी इसका समय अवधि मानी जाती है। तो राजवर्धन प्रथम हो गया। इसके बाद में देखिएगा आदित्य वर्धन प्रथम की बात करते हैं। इसके बाद में कौन होता है, अगला शासक होता है इसका, जिसका नाम होता है आदित्य वर्धन। आदित्य वर्धन की अगर अपन बात करें तो आदित्य वर्धन भी प्रथम होता है। आदित्य वर्धन प्रथम। और इसके समय अवधि की अगर बात करें तो 555 ईस्वी से लेकर इसकी समय अवधि बताई जाती है 580 ईस्वी तक। 580 ईस्वी तक इसकी अवधि बताई जाती है, ठीक है। चलिएगा, ये 3 शासक हो गए। इसके बाद में देखिएगा आदित्य जो वर्धन था, वर्मन नहीं है सॉरी, वर्धन है। आदित्य वर्धन प्रथम जो था, इसके बाद में कौन शासक बनता है, तो उसके बाद में जो है प्रभाकर वर्धन बनता है। इसके बाद में शासक बनता है बेटा प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन जो शासक बनता है वो 580 से लेकर कब तक बनता है, 580 में इसका समय अवधि आदित्य वर्धन जो है
प्रथम है, जिसकी समय अवधि खत्म होती है 500 ईस्वी में, 580 में। इसके बाद में इसका जो समय चलता है वो आपके 605 ईस्वी तक चलता है, यानी कि लगभग 25 साल तक इसका राज्य चलता। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा, यानी कि प्रभाकर वर्धन जो था, इसके बाद में 3 शासक होते हैं, यानी कि इसके 3 पुत्र थे, कहने का मतलब यह है। तो ये 3 पुत्र जो थे उनमें से एक शासन बनता है जिसका नाम होता है हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के बारे में आप सभी जानते होंगे लगभग। ठीक है, तो हर्षवर्धन की अगर अपन बात करें तो हर्षवर्धन एक बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ है, भारत के इतिहास में आप उसको पढ़ने को मिलेगा। तो देखिएगा, प्रभाकर वर्धन तक आप लिख लीजिएगा इसको, 580 से लेकर 605 ईस्वी में। इसके बाद में अगले इसके यानी प्रभाकर वर्धन से आगे हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा बोर्ड आपका छोटा पड़ गया क्योंकि मुझे इधर लिखना चाहिए था। चलिएगा, मैं इधर लिख देता हूं आप लोगों को, लेकिन एक बार आप इसको लिख लीजिएगा, एक बार रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद में आप नोट कर लेंगे। देखिएगा, पुष्पभूति, क्या नाम है? पुष्पभूति, पुष्पभूति नहीं है, क्या नाम है इसका? पश्यभूति वंश है इसका नाम। ठीक है, पश्यभूति वंश जो है इसका प्रथम शासक होता है जिसका नाम होता है नरवर्धन, और नरवर्धन का नाम था थानेश्वर, उपाधि धारण कर रखी थी। 505 से लेकर 530 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसके बाद में राजवर्धन प्रथम होता है, और राजवर्धन प्रथम की राज्यवर्धन है, राजवर्धन मैंने गलत बोल दिया उसको। राजवर्धन प्रथम की बात करें तो 530 से लेकर 555 ईस्वी तक शासन किया इसने। इसके बाद में आदित्य वर्धन की बात करें तो आदित्य वर्धन जो था ये प्रथम था, और इसकी बात करें तो 555 से लेकर 580 तक इसने राज किया। इसके बाद में प्रभाकर वर्धन होता है, और प्रभाकर वर्धन जो था, है ना, तो उसकी बात करें तो 580 ईस्वी से लेकर 600 कहां तक राज करता है बेटा? ये 605 ईस्वी तक बात करता है। ठीक है, तो इसके बाद में देखिएगा ये कहां तक राज करता है, यानी कि 500। ठीक है, तो ये यहां तक राज करता है। इसके बाद में देखिएगा आगे, यानी कि राजवर्धन द्वितीय होता है, इसके बाद में हर्षवर्धन द्वितीय, यानी कि 2 शासक होते हैं जिनमें से देखिएगा, अब आप लोग नोट करिएगा, प्रभाकर वर्धन था, और प्रभाकर वर्धन के बाद में इसके जो शासक होते हैं बेटा, इसके शासक थे 3, यानी कि 3 देखिएगा, इसके 3 पुत्र थे मान लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिएगा, एक का नाम था प्रथम, और देखो अब पहले का नाम जो था वो राज्यवर्धन द्वितीय था बेटा, इसका पहले का राज्यवर्धन द्वितीय। ठीक है, राज्यवर्धन द्वितीय के नाम से इसको जाना जाता था। अब इसके समय अवधि की बात करें तो ये 605 ईस्वी की बात है, 605 ईस्वी में ये राजा बनता है, ये मान लीजिएगा। इसके बाद में दोबारा इसका एक भाई होता है जिसका नाम होता है हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन की अगर अपन बात करते हैं तो 606 से लेकर ये बैठता है बेटा 647 तक, 606 से लेकर 647 ईस्वी तक ये बैठता है, जिसका नाम होता है हर्षवर्धन। इसके बाद में एक का नाम था राज्यश्री, अगर आपको पता हो तो इसके बारे में भी लिख लीजिएगा, राज्यश्री। इसे एग्जाम में सवाल नहीं आते हैं यहां से, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें कंप्लीट करवाना मेरी जिम्मेदारी है, बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं। ठीक है, चलेगा। अब देखिएगा, राजवर्धन द्वितीय की अगर हम बात कर रहे थे, हर्षवर्धन हो गया, इसके बाद में राजश्री हो गया। चलो, अब इसके बाद में देखिएगा, यानी कि हर्षवर्धन के बाद में कौन बैठता है शासक, तो इसके बाद में बैठता है शिलादित्य। इसके बाद में कौन बैठता है बेटा? शिलादित्य बैठता है। अब शिलादित्य की अगर अपन बात करें तो शिलादित्य के बाद में यानी कि ये थानेश्वर और कन्नौज यानी कि दोनों पर शासन करता है, थानेश्वर और कन्नौज पर शासन करता है। इसके बाद में आगे इसके डिटेल से हम समझेंगे इनके बारे में क्या क्या है। इसका पुत्री होती है जिसका नाम होता है ध्रुव सिंह द्वितीय। इसकी एक पुत्री होती है जिसका नाम क्या होता है बेटा? ध्रुव सेन द्वितीय। ध्रुव सेन द्वितीय होती है, और उस पुत्री का यानी कि इसके बाद में एक ध्रुव भट्ट होता है जिसका नाम बालदित्य के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला जो शासक होने वाला था इसका, उसका नाम था ध्रुव भट्ट, और ध्रुव भट्ट की अगर अपन बात करें तो इसका नाम था बालदित्य। क्या नाम से जाना जाता था इसको? बालदित्य के नाम से भी इसको जाना गया है इतिहास में। ठीक है, देखिएगा अभी आप केवल मैं आपको एक सारांश लिखवा रहा हूं, क्योंकि एक डायरेक्शन लिखवा रहा हूं कि हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, बाकी जो सारी चीजें जो डीपली चीजें हैं वो आगे अध्ययन करने वाले हैं, अभी आप चिंता मत करिए। केवल अभी हम इन शासकों के बारे में जान रहे हैं कि थे कौन कौन इनमें ना। तो इस वंश के अंदर यानी कि
पश्यभूति जो वंश था इसके अंदर थे कौन कौन लोग, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बाकी सारी डिटेल हम क्लास में जानेंगे। आगे की हम पढ़ेंगे क्या क्या, कि कौन कौन सा शासक कब तक रहा था, किसने क्या क्या कहा था, किसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, कौन सा साक्ष्य मिलता है इनके बारे में, ये सारी चीजें आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो इसको भल्लवी कहते थे, इसका नाम था भल्लवी, यानी कि बालदित्य के नाम से इसको जाना जाता था। वैसे इसको भल्ला भी कहते थे, भल्ला कहते थे ना अपन किसी बच्चे को, जैसे जिसका नाम होता है बलराम तो उसको भल्ला बोल देते हैं, वैसे इसका नाम भल्ला भी था। इसके बाद में दुरासीन चतुर्थ होता है, दुरासन चतुर्थ जिसका नाम भी भल्लमी था, और दुरासन चतुर्थ जो होता है वो इसका अंतिम शासक होता है बेटा। क्या होता है? अंतिम शासक होता है, जिसका नाम क्या होता है? दुरुसीन चतुर्थ। दुरुसेन चतुर्थ होता है, दुरुसीन चतुर्थ होता है इसका अंतिम शासक। ठीक है, दुरुसीन चतुर्थ को अंतिम शासक बनाया गया इसका। इसके बाद में अब हम शुरुआत करते हैं पुष्पभूति यानी कि पश्यभूति वंश के बारे में। तो अब आप लोग नोट कर, आप लोग लिखिएगा बेटा, अब आपका काम है, अब आप लिखिएगा नीचे से, शुरुआत से लिख लीजिएगा। पश्यभूति वंश की स्थापना, पश्यभूति वंश की स्थापना, पश्यभूति वंश की स्थापना पश्यभूत ने हरियाणा राज्य में की थी। हरियाणा के अंबाला जिला, हरियाणा राज्य के एक अंबाला जिला है, कौन सा, यानी कि इसकी स्थापना कहां हुई थी सर्वप्रथम? तो देखिएगा स्थापना किसने की थी, इसकी प्रस्तावना की थी पश्यभूति। ठीक है, इसने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद में ये जो है हरियाणा में कौन सी जगह की गई थी बेटा? तो हरियाणा में देखिएगा, हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है अंबाला, और अंबाला जो जगह है वहां पर इस वंश की स्थापना की गई थी। तो इसका जिला था जिसका नाम था थानेश्वर नामक स्थान पर, और जिले का नाम अगर हम बात करें तो ये कहां पर है? थानेश्वर नामक जिला है। और ये थानेश्वर जो नामक जिला है, इसी के आधार पर जो ये पश्यभूत जो वंश था, इसी का जो प्रथम जो इसकी नींव रखने वाला जो जिसका नाम था पश्यभूत, उसी का नाम था पश्यभूत के नाम से उसको जाना जाता था। पश्यभूत जो था उस वंश की नींव रखा था पश्यभूत ने। ठीक है, तो इस वंश की नींव रख दिया इसने, यानी कि इसका नाम भी वही है और जिसकी नींव रखी गई उस वंश का नाम भी वही है। इसके बाद में देखिएगा, इसको समझिएगा, तो इसने उपाधि की थानेश्वर की, उपाधि धारण की थानेश्वर की। और थानेश्वर क्यों कहा जाता है इसको, यानी कि उपाधि धारण इसलिए की इसने थानेश्वर की क्योंकि थानेश्वर एक जिला है हरियाणा का, एक अंबाला नामक एक स्थान है, वो भी किसके अंदर आता है? थानेश्वर जिले में आता है, और थानेश्वर में ये राज करता था। अब ये राज करता था उस समय, तो इसने इसी के नाम से उपाधि धारण कर रखी थी। इसके बाद में लिखिएगा पश्यभूति वंश, पश्यभूति वंश हूणों से संघर्ष के कारण प्रसिद्ध हुआ था। ये हूणों से युद्ध करता है, सबसे पहले क्या करता है बेटा? हूणों से युद्ध करता है, और हूणों से संघर्ष करने के कारण ये क्या हो जाता है बेटा? प्रसिद्ध हो जाता है। तो हूणों से संघर्ष करने के कारण यह प्रसिद्ध हो जाता है। प्रभाकर वर्धन इस वंश का चौथा शासक था। प्रभाकर वर्धन इस वंश का चौथा शासक था। कौन सा शासक था बेटा? प्रभाकर वर्धन कौन सा? चौथा शासक था। ठीक है, चौथा शासक था। उसके दो पुत्र थे, एक का नाम था राज्यवर्धन, उसके दो पुत्र थे, एक का नाम था राज्यवर्धन एवं दूसरे का नाम था हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम था राजश्री, प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम था राजश्री। राजश्री का विवाह, जल्दी लिखिएगा थोड़ा, राजश्री का विवाह मोखोर वंश में हुआ था। कहां पर हुआ था? मोखोर वंश में हुआ था। राज्यश्री का विवाह कहां पर हुआ था बेटा? मोखेर वंश में हुआ था। मोखेर वंश के ग्रहवर्मन से हुआ था। मोखेर वंश के कौन से राजा से हुआ था? ग्रहवर्मन से हुआ था। ग्रहवर्मन भी आपने इतिहास में नाम सुना होगा। ग्रहवर्मन से हुआ था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में राजवर्धन राजा बना, राज्यवर्धन राजा बना।
देखिएगा, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी थी जिसका नाम था यशोमती। उसकी पत्नी का नाम क्या था? यशोमती थी इसकी पत्नी का नाम। पत्नी का नाम था यशोमती। पत्नी थी यशोमती। उसकी चिता में कूदकर आत्मदेह कर ली थी। इसने क्या कर ली थी? आत्मदेह, यानी कि अपने पति के साथ में क्या कर लिया था इसने? सती हो गई थी कहने का मतलब। तो इसको आत्मदेह कहा गया है क्योंकि ये आग में कूदकर क्या कर लेती है? आत्महत्या कर लेती है। इसके साथ में ये क्या कर जाती है? मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इसको सती प्रथा कहा जाता है। तो देखिएगा, यशोमती जो कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी, यशोमती उसका नाम था, तो इसकी मृत्यु के साथ में ही ये क्या कर लेती है? सती हो जाती है, आत्मदेह हो जाती है, यानी कि अग्नि में कूदकर अपनी जान दे देती है। ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, प्रभाकर वर्धन के बाद में राज्यवर्धन राजा बना। मालवा अभियान से प्रभाकर, अभी देखिएगा, जिसका नाम था राज्यवर्धन, वो राजा था इस समय की बात है। तो देखिएगा, मालवा अभियान चल रहा था इस समय मालवा के क्षेत्र में एक अभियान चल रहा था, और इस मालवा अभियान से लौटते समय ही क्या हो जाती है बेटा? मालवा अभियान। ठीक है, मालवा अभियान लिखिएगा पहले आप। मालवे अभियान से लौटते समय मार्ग में, यानी कि रास्ते में, मार्ग में गौड़ शासकों, यानी कि गौड़ शासक था जिसका नाम था शशांक। अगर आपको पता हो तो एक गौड़ शासक था जिसका नाम था शशांक, वो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे इतिहास में। शशांक गौड़ वंश का एक शासक था जिसका नाम था शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। क्या कर दी थी? राज्यवर्धन को निपटा दिया भाई साहब। इसमें क्या कर दिया? राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। अब इसमें कई कारण बताए जाते हैं, हर्षवर्धन की साजिश भी बताई जाती है और बहुत सारे कारण है। इतिहासकारों के अलग अलग मत है, लेकिन उन पर हम जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि एग्जाम में ऐसा विवादित सवाल कभी पूछा नहीं जाता। ठीक है, वो तो इतिहासकार अपना अपना नाम और अपना अपना प्रभाव बनाने के लिए इतिहासकारों ने क्या किया है, उन्होंने लिख दिया है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा। राज्यवर्धन का प्रधानमंत्री उसका मोमेरा भाई था जिसका नाम था भांड्या। इसका प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो देखिएगा, राज्यवर्धन का प्रधानमंत्री कौन था बेटा? राज्यवर्धन का प्रधानमंत्री था इसका मोमेरा भाई, यानी कि मामा का लड़का। ठीक है, मोमेरा भाई था, चचेरा भाई नहीं है यहां पर, मोमेरा भाई है ना। मोमेरा भाई था, यानी कि इसके मामा का लड़का था, और इसका नाम क्या था बेटा? इसका नाम था भांड्या। क्या नाम था इसका? भांड्या था। तो अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि राज्यवर्धन का प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका मोमेरा भाई था जिसका नाम था भांड्या। तो भांड्या ध्यान रखिएगा ना, भांड्या था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है। हर्षवर्धन 606 में क्या बैठता है? हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन का समय आ गया है। अब हर्षवर्धन जो है 606 में कहां पर बैठता है बेटा? राजगद्दी पर बैठता है। राजगद्दी पर बैठता है। राजगद्दी पर बैठता है। हर्ष के विषय में हमें व्यापक जानकारी बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्ष संहिता के अंदर मिलती है। हर्षवर्धन के बारे में ज्यादा जानकारी कहां मिलती है हमें? तो देखिएगा, किसके द्वारा? यानी कि बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट के द्वारा क्या लिखा गया है बेटा? हर्ष चरित्र लिखा गया है, और हर्ष चरित्र के माध्यम से ही हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? यानी कि देखिएगा, किसने लिखा था? बाणभट्ट के द्वारा लिखित हर्ष, यानी कि हर्ष चरित्र से हमें इसके बारे में साक्ष्य मिलता है। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद में लिखिएगा आगे, हर्ष के दरबारी कवि था बाणभट्ट। और ये बाणभट्ट कौन था? इसका दरबारी कवि था। इसका क्या था बेटा? दरबारी कवि था। दरबारी कवि था। हर्ष ने कुल 41 वर्ष तक शासन किया था। हर्ष ने कुल 41 वर्ष तक शासन किया था। हर्ष ने कुल 41 वर्ष तक शासन किया था। एक बार दोबारा से यहीं पर स्टॉप करिएगा, आपका पेन को रोकिएगा, थोड़ा सा समझ आता हूं। एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं, इसको मिटा देंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, यानी कि पश्चिमभूति वंश की बात करें तो इसकी स्थापना जो है पश्चिमभूतक नामक एक व्यक्ति था, उसने की, और यह हरियाणा के अंबाला थानेश्वर जिले के अंदर इसने स्थापना की थी।
अब ये प्रसिद्ध कैसे हुआ, यानी कि जैसे पीएम नरेंद्र मोदी जो है सत्ता में बैठने के लिए प्रसिद्ध कैसे होते हैं, क्योंकि इनके भाषण देने का जो तरीका था वो बहुत गजब का था, इस वजह से ये प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें तो बीजेपी सरकार प्रसिद्ध कैसे हुई, क्योंकि बीजेपी सरकार ने हिंदुत्व पर बात की, है ना। जिसे हम बात करें कांग्रेस सरकार प्रसिद्ध कैसे हुई, तो कांग्रेस सरकार ने क्या किया, अंग्रेजों से क्या किया, समझौता कर लिया। अंग्रेजों से समझौता करने के कारण अंग्रेज इनकी बात मान लिया करते थे, और उनकी बात मानने के कारण क्या करते थे, कांग्रेस पार्टी प्रसिद्ध हो गई। तो ये सभी का फंडा होता है, एक प्रसिद्ध होने का सभी का एक फंडा होता है। तो उसी के आधार पर क्या हुआ कि इनके साथ में भी यही हुआ, यानी कि पश्चिमभूति वंश के जो शासक थे इनके साथ में भी यही हुआ। इन्होंने क्या किया, हूणों का उस समय बड़ा प्रकोप था। मैंने बताया कि गुप्त वंश के जो शासक थे, आपको पता है कि पूर्व से यानी कि सफेद हूणों का आक्रमण हुआ, है ना, कुछ हिस्से पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब उसी समय ये बहुत प्रभावी रूप से हूणों का बहुत प्रभाव था उस समय भारत के अंदर, तो इन्होंने हूणों से टक्कर ली और इसी कारण से ये प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद में इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक होता है उसका नाम होता है प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन जो है हर्षवर्धन का पिता होता है, और यह हर्षवर्धन के कारण ही इसको पढ़ा जाता है। वैसे इतिहास में इस वंश से ज्यादा शासक, इस वंश से ज्यादा सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन एक हर्षवर्धन का जो आसपास का जो इन्वायरमेंट था वहां से सवाल बनता है, इसलिए हम उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर मैं चाहता तो आपको कंटिन्यू बहुत सारा कंटेंट जो है इसमें लिखवा सकता था, जो कि मैंने जिस प्रकार से आपको वंश के बारे में बताया, अलग अलग शासकों के बारे में लिखवा सकता था, लेकिन इतनी कोई ज्यादा आवश्यकता आपको है नहीं, क्योंकि अगर जो विद्यार्थी इतिहास ऑप्शनल रखेगा उसको तो वो चीजें पढ़ानी पड़ेगी और उसको उस चीजें लिखनी भी पड़ेगी, लेकिन आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम देंगे तो सीधा सीधा सवाल जो है हर्षवर्धन से और उसके आसपास के वातावरण से सवाल बनता है, इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछा जाता एग्जाम। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। इसी के बाद में देखिएगा प्रभाकर वर्धन की जो है, यानी कि ये इस वंश का क्या होता है, चौथा शासक होता है। अब देखो ये चौथा शासक होता है, इसके 3 बेटा बेटी होते हैं। क्या होते हैं, 3 पुत्र पुत्रियां होती है, 1 पुत्री होती है, 2 बेटे होते हैं इसके। तो देखिएगा 2 पुत्र होते हैं, जिसका नाम था, एक का नाम तो राज्यदित्य था। क्या नाम था, राज्यदित्य। दूसरे का नाम हर्षवर्धन था, जो इतिहास में प्रसिद्ध है। तीसरी का नाम राज्यश्री था, जो कि पुत्री थी। अब राज्यश्री का विवाह किसके साथ में होता है, तो राज्यश्री का विवाह होता है बेटा मोखोर वंश का राजा था, जिसका नाम था ग्रहवर्मन। मोखोर वंश का, कौन सा वंश था, इस वंश को याद रखिएगा, मोखोर वंश का, यानी कि कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में बन सकता है ऐसा सवाल, क्योंकि हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री और राजेश्वरी के नाम से इसको जाना जाता था। तो राजेश्वरी का विवाह किसके साथ में हुआ है, एग्जाम में सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। तो राजेश्वरी का विवाह किससे हुआ, मोखोर वंश से हुआ। मोखोर वंश का एक राजा होता है जिसके साथ में इसका विवाह हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिएगा, यानी कि क्या होता है कि इसके बाद में जो है इसके पिता जो होते हैं, जिनका नाम क्या होता है, इनका पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की जो है मृत्यु हो जाती है, और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने के बाद में क्या होता है, यानी कि इसकी जो पत्नी होती है, इसकी पत्नी का नाम था यशोमती। ठीक है, यशोमती, यानी कि हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती था। ध्यान रखना, एग्जाम में सवाल पूछे, पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, माता का नाम यशोवती था। ठीक है, तो यशोवती ने क्या किया, यानी कि सती हो गई थी अपने पति के ऊपर, यानी कि दहती हुई आग के अंदर अपने क्या कर लिया था, अपने आप का संस्कार इसने कर लिया था। मतलब आग में कूद कर अपना शरीर का दहन कर लिया था। तो इसको बोलते हैं, यानी कि सती प्रथा बोलते थे पहले इसको, और सती प्रथा के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इतिहासकारों ने इसको जो है आत्मदेह कहा है, और आत्मदेह का मतलब होता है अग्नि हो सकती है या जल हो सकता है, उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, वही क्या होता है, आत्मदेह कहलाता है। और इसने आत्मदेह कहा था। यहां पर सती प्रथा का जिक्र नहीं किया गया है, तो मैं आपको सती प्रथा नहीं लिखवाऊंगा, बल्कि मैं आपको यह लिखवा सकता हूं कि आत्मदेह किया था। अब आत्मदेह यानी कि अग्नि के साथ में इन्होंने जलकर अपना शरीर को जो है निचौड़ कर दिया था, यानी कि अपने पति की सती, जिसको सती कहते हैं लगभग लोग, जो है आम भाषा में इसको सती कहते हैं, लेकिन उस समय इस शब्द का प्रचलन नहीं था, तो उस समय इतिहासकारों ने जो है आत्मदेह लिखा है। ठीक है, तो आत्मदेही में आपको लिखवाऊंगा। वैसे आपकी मर्जी है, ब्रैकेट में आप जो है सती प्रथा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दो राय वाली बात है नहीं, ये आपको समझाने के लिए। चलो, इसी समय क्या होता है, यानी कि कौन शासक बनता है, इसके बाद में जो है राज्यवर्धन शासक बनता है। सब जो राज्यवर्धन जो है 406 में शासक बनता है। ठीक है, वैसे 405 में शासक बनता है बेचारा, तो 405 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 405 में 406 के अंदर जो है लगभग शासक बनता है। एक समय क्या होता है कि राज्यवर्धन जो था
कहां से लौट रहा था? मालवा अभियान चल रहा था। अब मालवे के ऊपर आपको पता है कि गुप्त वंश के बाद में हुणों का आक्रमण हो रहा था बार बार, और जो बाहरी जो शक्तियां थी वो उस पर बार बार कब्जा कर रही थी। तो उसी अभियान से लौटते समय, अभियान का मतलब क्या होता है ये मैं आपको एक सर्वे के माध्यम से आपको एक चीज बता देता हूं। अभियान का मतलब होता है एक सर्वे करना। अभियान जिस प्रकार से अभी स्वच्छ अभियान चलाया गया, स्वच्छ अभियान का मतलब क्या है कि स्वच्छता, भारत को स्वच्छ करना है। उसी प्रकार से पहले के समय में, राजाओं के समय में भी अभियान चलाए जाते थे, जिसके आधार पर सर्वे किया जाता था कि जनता को कोई दुख या दर्द तो नहीं है ना, किसके लिए? जनता को कोई समस्या या समस्या नहीं है ना। इसी के लिए राज्यवर्धन अपने पिता की मृत्यु होने के बाद में शासक बनता है, और उसके बाद में राज्यवर्धन क्या करता है कि अपनी जनता के साथ में एक अभियान चलाता है, और मालवा का ट्यूर होता है इसका, क्योंकि मालवा पर इनका क्या था? अधिकार था उस समय। अब मालवा के ऊपर इनका अधिकार था, तो ये मालवा के ऊपर सर्वे करने जाता है कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं है साहूकार वर्ग से या किसी अन्य वर्ग से, तो उसी के लिए ये सर्वे करने गया। और रास्ते में ये वापस लौटते समय आपको पता होगा गौड़ शासक जो थे, यानी कि गौड़ वंश भी उस समय जो था, अलग अलग वंश आपको पता है, बहुत सारे वंश हुए थे उस समय, उनके बारे में एक मानचित्र की सहायता से, जब मैं आपको मानचित्र विश्लेषण करवाऊंगा तब मैं आपको सारी डिटेल से समझाऊंगा कौन सा वंश उस समय कौन सी जगह पर था, और तब इनका रिवीजन क्लास से हम रखेंगे, तब आपको बताएंगे राज्यवर्धन किस रास्ते से लौट रहा था, और इसका साम्राज्य, गौड़ शासक का जो साम्राज्य था वो कहां पर पड़ता था। इसके बारे में आपको मैं मानचित्र की सहायता से समझा पाऊंगा, अभी मैं आपको कल्पना करके नहीं समझा पाऊंगा। वैसे अगर आप कल्पना कर सकते हैं कि इस समय जो है ये लगभग लौट रहा था उस समय, ये इस समय क्या होता है, यानी कि मालवे अभियान से लौट रहा था, और गौड़ वंश का एक शासक था जिसका नाम था सुशांक, और सुशांक इसके रास्ते में क्या कर देता है? हत्या कर देता है। ठीक है, तो हत्या कर देने के बाद में यानी कि राज्यवर्धन की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। अब राज्यवर्धन के बाद में शासक बनता है इसका भाई, जिसका नाम होता है हर्षवर्धन। राजेश्वरी का विवाह तो हो जाता है, उसके बाद में इसका भाई जो है हर्षवर्धन वो शासक बनता है। अब हर्षवर्धन जो है शासक बनने, यानी कि हर्षवर्धन बैठता है राजगद्दी पर। अब कहीं इतिहासकारों की जो है अलग अलग मत है। कहीं इतिहासकार कहते हैं कि देखिएगा, कई इतिहासकारों का कहना है कि इतिहासकार कहते हैं कि हर्षवर्धन जो था वो राज्यवर्धन को मरवा देता है सुशांक के हाथों, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, इसके बारे में इतिहास में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन इसके बाद में जो है राज्यवर्धन के प्रधानमंत्री की बात करें तो इसका एक मामा का भाई था जिसका नाम था भांडे, और भांडे क्या होता है, यानी कि इसका प्रधानमंत्री होता है उस समय। इसके बाद में हर्षवर्धन 406 में राजगद्दी पर बैठता है, ये इसका भाई होता है। ठीक है, इसका राजेश्री का छोटा भाई होता है, और राजेश्री का छोटा भाई का नाम था हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन जो है किस पर बैठता है बेटा? राजगद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? 406 ईस्वी में बैठता है। अब देखिएगा हर्षवर्धन के बारे में जो जानकारी मिलती है, लगभग इसने कितने वर्ष तक, 41 वर्ष तक इसने शासन किया है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसका एक क्या होता है, दरबारी कवि होता है जिसका नाम था बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने आपको पता होगा कि किसका निर्माण करवाया था? हर्षचरित्र का निर्माण करवाया था, और हर्षचरित्र का निर्माण होने के कारण, यानी कि हर्षचरित्र का निर्माण करवाया था इसने, और इसी के कारण इसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में हमें डिटेल से समझने के लिए और डिटेल से पढ़ने के लिए इसके साक्ष्य पर्याप्त हमें मिलते हैं। अब चलो, अब बात कर रहे हैं हम किस पर? हर्षवर्धन पर। अब हर्षवर्धन के बारे में कहां से जानकारी प्राप्त हुई हमें? तो देखिएगा, पहला यानी कि इसका क्या था? हर्षवर्धन यानी कि इसका एक दरबारी कवि था, और दरबारी कवि का नाम क्या था बेटा? आपको पता है दरबारी कवि का नाम था, जो कि मैंने लिखवाया अभी आप लोगों को, उसका नाम था बाणभट्ट। अब बाणभट्ट जो कवि था, ठीक है, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था हर्षचरित्र, और हर्षचरित्र में इसका उल्लेख मिलता है कि क्या करता है? 41 वर्ष तक शासन करता है हर्षवर्धन। क्या करता है? 41 वर्ष तक हर्षवर्धन शासन करता है। चलिए आगे लिखिएगा आप लोग। चीनी यात्री हनी सिंह, चीनी यात्री यानी कि एक चीन का यात्री था जिसका नाम क्या था? हेनी सिंह, और चीन का यात्री हेनी सिंह के द्वारा 429 से लेकर 445 के बीच में भारत में रहता है। 429 से लेकर 445 वर्ष, यानी कि 445 ईस्वी तक लगभग वो कहां पर रहता है बेटा? वो लगभग जो है भारत में निवास करता है, यानी कि भारत में रहता है। कहां रहता है? भारत के अंदर रहता है। ठीक है, चलो आगे देखिएगा।
हनी सिंहों के यात्रियों की, यानी कि हनी सिंहों को लिखिएगा, आप आगे लिखिएगा। हनी सिंहों ने यात्राओं में राजकुमार नीति का, हनी सिंहों ने अपनी यात्रा किया, इसके शासनकाल में यात्रा करने आया था वो, यानी कि 629 से 645 तक, ये 606 में शासक बनता है। तो उस समय इसने राजकुमार नीति, पंडित तथा वर्तमान में जिसको सकियाई मुनि के नाम से जाना जाता है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की थी इसने। हनी सिंहों ने क्या क्या किया? राजकुमार नीति। राजकुमार नीति यानी कि राज्य में जो नीतियां चलाई जाती हैं, जो शासक के द्वारा जो नीति चलाई जाती है, यानी कि किस किस चीजों के बारे में इसने क्या किया? अध्ययन किया, राजकुमार नीति। और दूसरी बात क्या हुई? यानी कि ब्राह्मणों के साथ में, यानी कि ब्राह्मण जो लोग थे वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे उस समय, इसके बारे में अध्ययन किया। वह सकियाई मुनि यानी कि जैन धर्म की बात कर रहा है, ठीक है, सकियाई मुनियों के बारे में, यानी कि जिसको आप साधु संगत महात्मा जो भी कहते हैं, जो भी जैनियों के जो मुनि होते हैं उनके बारे में, तो सकियाई मुनियों के बारे में, राजकुमार नीति के बारे में और ब्राह्मण लोगों के बारे में हनी सिंहों ने क्या किया था? कुछ साक्ष्य इकट्ठे किया था उस, ठीक है। आगे लिखो। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। हर्षवर्धन ने क्या किया? अपनी राजधानी जो है कहां पर बनाई? कन्नौज में बनाई। हर्ष ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई? अपनी राजधानी बनाई इसने, अपनी राजधानी बनाई बेटा इसने, वो कहां पर बनाई? कन्नौज के अंदर, कन्नौज में अपनी राजधानी बना ली इसने, ठीक है, चलिएगा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका एक अलग नाम है जिसको क्या कहते हैं? शिलादित्य। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, चलिएगा। इसके बाद में देखिएगा, हर्ष ने परम भट्ट, हर्ष ने परम भट्ट राज यानी कि परम भट्ट तथा उत्तरी फत स्वामी की उपाधि धारण की थी। देखो, हर्ष की उपाधियों की अगर अपन बात करते हैं तो देखिएगा इसने उपाधियां धारण देखो कैसी की है। इसका नाम था परम भट्ट, देखिएगा परम, परम, ठीक है, परम भट्टक है ना, परम भट्टक के नाम से इसने उपाधि धारण की थी। और एक उपाधि इसने धारण की थी जिसका नाम था उत्तरी पथ स्वामी। क्या था बेटा? उत्तरी पथ स्वामी, उत्तरी पथ स्वामी था। और इसी के साथ में परम भट्ट के नाम से भी इसने उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो इसने दो उपाधियां धारण की, उत्तरी पथ स्वामी, क्योंकि ये उत्तरी यानी कि कन्नौज कहां पर था? उत्तरी इलाके में, क्योंकि जो भी व्यापारी जो लोग जाया करते थे वो कन्नौज से होकर गुजरते थे। तो उत्तरी पथ का जो स्वामी था, यानी कि किसके अंदर में था वो? कन्नौज, वो इसी के अंदर में था, इसलिए इसको स्वामी पद के यानी कि उत्तरी स्वामी पद की उपाधि धारण कर ली थी इसने, ठीक है। तो इसने दो उपाधियां धारण कर ली। आगे लिखो। हर्ष एक प्रतिष्ठित कवि और नाटककार भी हुआ है। हर्ष एक क्या हुआ है? प्रतिष्ठित कवि भी था, कवि हुआ है, वो नाटककार भी था। वैसा क्या हुआ था? नाटक है कार भी था, कवि और नाटककार दोनों गुण थे इसमें। उसने नागंदा, इसने नागंदा, नागंदा प्रियदर्शी, नागंदा का प्रियदर्शकी, हाँ प्रियदर्शक एवं रत्नावली नामक नाटकों की रचना की थी। एवं रत्नावली नामक, रत्नावली नामक एवं रत्नावली नामक नाटकों की रचना की थी। क्या की थी बेटा? नाटकों की रचना की थी। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे हैं। एक एक शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो है यूपीएससी के एग्जाम में तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बल्कि बाहरी जो भी आपके पीसीएस के एग्जाम होते हैं या वनडे जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी आपको अक्सर ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा हर्षवर्धन के बारे में, कभी वो नाटककार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, है ना। इसके बारे में आप आसानी से, आप जो मैं लिखवा रहा हूं आप लिखते चलिएगा, मैं एक शब्द भी नहीं छोड़ने वाला जहां से सवाल बनने वाला है लगभग, ठीक है। इसके बाद में लिखेगा हर्ष बुद्ध धर्म का महायान, हर्ष बुद्ध धर्म का महायान शाखा का समर्थक होने के अलावा, बुद्ध धर्म का कौन सा? महायान, महायान का समर्थक होने के कारण
क्या था बेटा? ये समर्थक होने के अलावा, समर्थक होने के अलावा विष्णु एवं शिव को भी मानता था। विष्णु भगवान एवं शिव भगवान को भी क्या करता था बेटा? ये मानता था। यानी कि ये बुद्ध धर्म में भी, यानी कि बुद्ध महायान के अंदर भी अपनी आस्था रखता था और उसके समर्पित था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये विष्णु भगवान को और शिव शंकर का क्या था? भक्त था। यानी कि शिव शंकर को और विष्णु भगवान को ये मानता था। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा, आगे नोट करिएगा आप लोग। बाणभट्ट की रचना थी जिसमें लिखा था हर्ष चरित्र। बाणभट्ट की रचना थी, बाणभट्ट की रचना लिख लीजिएगा एक बार आप लोग। बाणभट्ट ने किन किन चीजों की रचना की है? तो बाणभट्ट की रचना थी जिसमें हर्ष चरित्र लिखा गया था। पहली रचना हर्ष चरित्र। दूसरी रचना थी जिसको नाम था कदंबरी। क्या नाम था बेटा? कदंबरी, कदंबरी था। और तीसरा था जिसका नाम था, तीसरा था जिसका नाम था पार्वती प्रणिया। पार्वती प्रणिया, यानी कि पार्वती प्रणिया के नाम से भी उसको यानी कि एक इसकी रचना थी जिसका नाम था पार्वती प्रणिया। पार्वती प्रणिया, पार्वती प्रणिया, पार्वती तो नहीं है ये, है ना? पार्वती प्रणिया के नाम से भी इसका एक रचना थी। कदंबरी इसकी एक रचना थी। हर्ष चरित्र की एक रचना थी। इसने 3 रचना की थी अपने जीवन काल में। ठीक है, चलो एक बार इसका रिवीजन दोबारा कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे चलेंगे हम लोग ना। ठीक है, चलिएगा। अब थोड़ा सा पेन को स्टॉप करिए, आपका ध्यान मेरी तरफ लाइएगा, एक बार ध्यान से इसको समझते हैं। आओ देखिए बेटा, हम हर्षवर्धन के बारे में चर्चा कर रहे थे। हर्षवर्धन के बारे में हमने चर्चा की। इसका दरबारी कवि था जिसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने एक रचना की थी जिसका नाम था हरीश चरित्र। और हरीश चरित्र से ही हमको हर्ष चरित्र के बारे में, यानी कि हर्षवर्धन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हर्षवर्धन के लिए हरीश चरित्र में लिखा हुआ है, हर्ष चरित्र के अंदर की 41 वर्ष तक इसने क्या किया था? शासन किया। इसी समय जो है एक चीनी यात्री आता है जो 629 ईस्वी में आता है और 645 ईस्वी तक भारत रहता है। ठीक है, इसके बारे में अब ये चीनी यात्री जो है राजकुमार नीति के बारे में, ब्राह्मण और इसी के बाद में सतिया मुनियों के बारे में ये जानकारी प्राप्त करता है और स्रोत एकत्रित करता है और उनके बारे में लिखता है। लेकिन वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं कि उसने लिखा क्या था। ठीक है, वैसे वो इंपोर्टेंट भी नहीं है, केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अगर मान लो हनी सिंह से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, वैसे पूछा नहीं जाता है क्योंकि इसने काफी सारी गलतियां इतिहास में की है। काफी सारी इतिहास के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि हनी सिंह के इतिहास से अगर मिलान करते हैं तो उनका साक्ष्य नहीं मिलता है। पहली बात वो ग्रंथ उपलब्ध नहीं है और दूसरी बात उनका हम मानना होता है, क्योंकि इसने भी जो है भारत का कल्चर जो था, हनी सिंह की रियलिटी बात यह है कि भारत का जो कल्चर था वो इसकी समझ में नहीं आ रहा था। पहली बात तो अब इसने जैसा भी इसकी पढ़ाई लिखाई थी, है या स या द, जिसको भी जो भी शब्द बोलना था वो इसके हिसाब से इसने लिख लिया। अब भारतीय इतिहासकारों को वो चीज समझ में नहीं आती है। अब भारतीय इतिहासकार क्या करते हैं, उसका एवरेज लगाते हैं, यानी कि अंदाज लगाते हैं, कल्पना करते हैं कि शायद ये शब्द वो हो सकता है या फिर ये शायद उस शासक के बारे में जानकारी हो सकती है। अब भारतीय इतिहासकार क्या करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं। अब कल्पना करके लिखा गया इतिहास अगर आप लोगों को पढ़ाया जाता है या फिर शिक्षकों के द्वारा स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाया जाता है तो विद्यार्थी उस पर विभिन्न सवाल उठाते हैं। और अगर सिलेबस के अंदर उस इतिहास को जोड़ा जाता है तो उसमें एक समस्या आ जाती है, क्योंकि आप कई बार एग्जाम देने जाते हो। अब जैसे एग्जाम दिया, अब आपका एक सवाल सही है क्योंकि आपने किताब में पढ़ा, आपके गुरुजी ने पढ़ाया कि ये सही है। अब आपने तो उस चीज को लिख दिया, लेकिन सरकार उस चीज को नहीं मान रही है क्योंकि सरकार ने दूसरे इतिहासकार का मत पढ़ लिया और आपने दूसरे इतिहासकार का मत पढ़ लिया। तो इसी कारण से समाज में, यानी कि उसी कारण से सरकार के बीच में और स्टूडेंटों के बीच में जो है हमेशा रिट लग जाती है। अब कोर्ट के अंदर वैकेंसी चली जाती है। अब रिट लगने के बाद में काफी समय तक जो है वो विवादित सवाल का समाधान नहीं होता है। तब तक लोग बाग जो है निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। बहुत सारी जो वैकेंसीज है कोर्ट में अटकी रह जाती है, काफी समय के लिए पेंडिंग पड़े रह जाते हैं केस। अब इसी कारण से सरकार ने एक समाधान किया, इसका 2015-16 में एक समाधान किया गया कि आज के बाद में और अब इस बार कभी भी इतिहास का या कोई भी विवादित सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा।
अगर जो चीज विवादित है उसको वो सरकार जो है सिलेबस से हटा दे। क्लियर बात क्या है? सिलेबस से हटा दे, लेकिन विवादित सवाल ना पूछा जाए जिससे बच्चे का ध्यान डाइवर्ट ना हो और इसमें ज्यादा डिबेट ना छेड़े। तो इतिहासकारों के लिए भी कहा गया है और सरकार ने ये नियम निकाला, उसके बाद में ऐसे सवाल नहीं बनते हैं। तो हनी सिंहों के बारे में आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको जो है भारत के इतिहासकारों के द्वारा भारत के इतिहास में यानी कि इसका सबसे मेन दरबारी कविता जिसका नाम बाणभट्ट है, इसके द्वारा जो चीजें लिखी गई है वो चीजें मैं आपको सारी पढ़ाऊंगा इतिहास के अंदर। ठीक है, इससे बाहर सवाल आपका कहीं नहीं जाने वाला, आप चिंता ना करें कि सवाल इससे बाहर आएगा, कहीं नहीं आने वाला। ठीक है, चलो। तो हर्ष ने अपनी राजधानी जो बेटा है कन्नौज के अंदर बना लिया और कन्नौज के अंदर देखिएगा यानी कि इसने क्या कर लिया, कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, इसके बाद में इसने उपाधि धारण की जिसमें देखिएगा परम भट्टरक के नाम से यानी कि परम भट्टरक के नाम से इसने उपाधि धारण की, उत्तरी पथ का स्वामी बन गया ये। ठीक है, इसी के साथ में ये एक बहुत अच्छा कवि था। हर्षवर्धन क्या था? बहुत अच्छा कवि भी था और नाटककार भी था, जिसने नागानंद, ठीक है, नागानंद के नाम से एक नाटक लिखा, प्रियदर्शी के नाम से एक नाटक लिखी, रत्नावली नामक एक नाटक इसने लिखी। तो 3 रचना इसकी प्रमुख थी। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में बात करें तो देखिएगा हर्षवर्धन जो था यानी कि बौद्ध धर्म का अन्याय महायान का समर्थक था। महायान का समर्थन था। ठीक है, 2 यान हुए हैं, हीनयान और महायान। तो हीनयान के बारे में और महायान के बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है इतिहास के अंदर, आपको पता होगा दोनों में अंतर क्या था। तो ये किसका समर्थक था? ये महायान का समर्थक था। बौद्ध धर्म में महायान का समर्थक रहा है। विष्णु एवं शिव यानी कि साथ ही में ये विष्णु भगवान को भी मानता था और शिव शंकर भोलेनाथ को भी मानता था। कहने का मतलब यह है कि दोनों हाथों में इसके पास लड्डू थे। एक तरफ ये बुद्ध धर्म का समर्थक था, दूसरी तरफ ये किसका समर्थक था? शिव और विष्णु का, यानी कि उन दोनों को भी मानता था। आगे देखो, बाणभट्ट ने इसके दरबार में रहकर कई सारी चीजों का निर्माण किया, कई सारी चीजों का जो है रचना की, जिसमें से हर्षचरित्र है, कदम्बरी है और इसके बाद में पर्वतीय प्रक्रिया यानी कि परिय है ना, यानी कि पार्वती विवाह जिसके बारे में कहा जाता है, पार्वती विवाह नामक एक नाटक इसने लिखा था, ऐसा माना जाता है, उसका साक्ष्य नहीं मिला है बट ठीक है। तो इसको जो है शायद ये उसी का नाम है जिसके नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि पार्वती परिणय, पार्वती परिणय के नाम से इसको जाना जाता है। वैसे इसको लिखना कैसे है आपको मैं बता देता हूं, पार्वती और इसका नाम था परिणय, पार्वती परिणय। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो इसके बारे में साक्ष्य मिलता है, यानी कि पार्वती के विवाह के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि शिव का समर्थक था इसका शासक, यानी कि कौन? हर्षवर्धन इसका शासक था और ये दरबारी कवि था, तो हो सकता है उसके बारे में इसने लिखा। चलो हमें डिबेट नहीं करनी है, क्योंकि इतिहासकार किस काम के हैं, वो डिबेट कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम क्यों करें, हम केवल उनके द्वारा जो चीजें दी गई है उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग? अगर बोर हो रहे हो तो बेटा यूपीएससी नहीं निकलेगा ऐसे, बोर होने का काम नहीं है। थोड़ी सी गहरी लंबी सांस ले लिया करो, बीच बीच में थोड़ा पानी पी लिया करो और आराम से क्लास लेते रहो, कोई दिक्कत वाली बात है। चलो लिखो, फिर लिखो, हर्ष विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन कन्नौज में वो प्रयाग में क्या करता था। कन्नौज में और प्रयाग में 2 जगहों पर बड़ी बड़ी क्या करता था ये हर्षवर्धन जो था, किसके बारे में, यानी कि क्या क्या करता था, ये देखिएगा बड़े बड़े धार्मिक सभाएं करता था, यानी कि विशाल क्या करता था बेटा, विशाल धार्मिक सभाएं जो थी वो कहां पर करता था, धार्मिक सभाएं ये करता था जिसमें से आपका था कन्नौज और प्रयाग। कहां पर? कन्नौज व प्रयाग। कन्नौज व प्रयाग के अंदर ये क्या करता था, बड़ी बड़ी महासभाओं का आयोजन करता था और ये 2 जगहों पर करता था, कन्नौज व प्रयाग के अंदर। ठीक है, चलिएगा आगे लिखिएगा। ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, थोड़ी सी देर और रुक जाइएगा, बस थोड़ी सी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा और परेशानी हो रही होगी आपको, बड़ा चिंता है मुझे क्योंकि आप लोग बड़े परेशान होते हैं पढ़ते वक्त, है ना। लिखो, हर्ष के दिन का प्रथम भाग। अब हर्षवर्धन के बारे में, उसके जीवन परिचय के बारे में लिख रहे हैं कि हर्ष ने इतना बड़ा नाम कैसे कमाया है। तो ये एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के जीवन में उतारने वाली बातें हैं, जिसमें से देखोगे आप लोग कि इसने प्राथमिकता किसने दी। देखिएगा, आप लिखिएगा, हर्ष का दिन का प्रथम भाग, हर्षवर्धन का दिन का प्रथम भाग सरकारी कार्य। पहला भाग किसमें जाता था बेटा? सरकारी कार्य में। तो देखिएगा, यानी कि इसके जीवन का
समझो आप लोग, देखिएगा, यानी कि दिन का प्रथम भाग की अगर अपन बात करें तो प्रथम भाग जो है किसमें ज्यादा था, प्रथम भाग की बात करें तो सरकारी कार्यों में, पहला सरकारी कार्य। दूसरे भाग की अगर अपन बात करते हैं बेटा तो देखिएगा दूसरा भाग इसका जो है वो किसमें ज्यादा था, दूसरा व तीसरा भाग ज्यादा था इसके धार्मिक कार्यों के अंदर। दूसरा व तीसरा किसमें ज्यादा था, धार्मिक कार्यों के अंदर दिन का। समझो, सबसे पहले ये जब भी जो है सुबह बैठता था, राजगद्दी पर बैठता था, तो सबसे पहले ये काम करता था प्रथम भाग, यानी कि सरकारी जो कार्य हुआ करते थे, यानी कि जितने भी कोई भी पेंडिंग केस आया हुआ था, जिस प्रकार से किसी की कोई समस्या है उसका समाधान करना, किसी के साथ में युद्ध करना, किसी के साथ में लड़ना, कितना कर बढ़ाना, कितना कर घटाना, ये सारी चीजें, कोई प्रथाओं को हटाना, कोई लागू करना, वो सारा कार्य ये दिन का प्रथम भाग मानता था और प्रथम भाग में वो सारा कार्य कर लिया करता था। दूसरा व तीसरे भाग में ये क्या करता था, धार्मिक कार्यों के अंदर जो है क्या करता था, अपनी सहभागिता निभाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कन्नौज और प्रयाग दो जगह ऐसी थी जहां पर ये क्या करता था, कन्नौज और प्रयाग दो जगहों पर ये क्या करता था, महासभाएं, यानी कि विशाल धार्मिक महासभा क्या करता था, जिसमें जाता था, लोगों से बात करता था, अपने धर्म के बारे में जानकारी जुटाता था, लोगों की परेशानियां सुनता था, लोगों की हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे लिखिएगा, हर्ष के दरबार में चीनी दूत मंडल, हर्ष के दरबार में चीनी दूत मंडल 643 ईस्वी एवं 646 ईस्वी में आया था। हर्षवर्धन के समय में चीन से एक दूत मंडल आया था। ध्यान रखना, एग्जाम में सवाल अक्सर यहां से बन सकता है, क्योंकि देखिएगा अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि चीन से दूत मंडल जो आया था वो किस शासक के समय में आया था और कब आया था, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि ये दूत मंडल जो है ये आया था 643 में और 646 तक रहा था। 643 में आया और 646 तक रहा, यानी कि लगभग ये 3 वर्ष रहा था। तो ये भाई साहब चीन का दूत मंडल जो आया था वो हर्षवर्धन के समय में आया था। एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा और ये सवाल जो है आपको इस प्रकार से पूछेगा कि कूटनीति के अंदर पूछेगा, यानी कि आपको कंफ्यूज कर देगा। देखो कैसे देगा, यानी कि एक तरफ ये आपको शासकों के नाम देगा, एक तरफ आपको ये समय अवधि भी देगा। तो आपको बिल्कुल समय अवधि विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि उस समय सवाल ऐसे नहीं पूछेगा। ध्यान रखना, एग्जामिनर समय जो है सवाल जो है बड़ा दिमाग लगाकर बनाता है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि अगर वो जो है सीधा सीधा दे देगा तो वो आप उसका आंसर बता देंगे। अब वो क्या करता है कि जिस प्रकार से हर्षवर्धन, यानी कि वो हर्षवर्धन से सवाल नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि जो पश्चिमभूति जो वंश था उसके समय में, देखो वो पूछेगा कि चीन से दूत मंडल किस वंश के समय काल में आया था। अब उस समय काल की अवधि की अगर अपन बात करते हैं, एक तरफ आपसे पूछेगा पुष्यभूत वंश के बारे में पूछ लेगा, एक तरफ आपसे कह देगा कि गुप्त काल में या गुप्त वंश के समय में आया था। ठीक है, तीसरी तरफ आपके पूछ लेगा कि हुणों के समय में आया था। ठीक है, और जिस प्रकार से एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा, जिस प्रकार से सुशांक जो था, ठीक है, देखिएगा हुण हो गए, है ना, गुप्त वंश हो गया, पुष्पभूत वंश हो गया, इसी समय जो है बहुत सारे वंश भी चलते हैं, इसमें से सैन वंश हो गया, है ना, तो बहुत सारे वंश आपको पते होंगे इस समय के, यानी कि इस समय राजपूत वंश हो गया, प्रतिहार वंश हो गया। ठीक है, तो ये सारे वंश जो है इसी समय के हैं, ये अलग अलग जो है फूट कर निकलते हैं, यानी कि हर्षवर्धन के बाद में निकलते हैं वैसे, लेकिन इस समय बहुत सारे हुणों का, है ना, हुणों के बाद में गुप्त वंश हो गया, पुष्पभूति वंश हो गया, है ना, तो ये वंश जो थे इनके बारे में आपसे एग्जाम में सवाल बनाएगा। ऐसा सवाल बनेगा कि देखिएगा इस वंश के समय में क्या दूत मंडल आया था चीन से, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि पश्चिमभूति वंश के समय में आया था। अगर शासक भी पूछता है कि पश्चिमभूति जो शासक था, यानी कि पश्चिमभूति जो वंश था, इस वंश के समय में किस राजा के समय में चीन के दूत मंडल आए थे, तो आपको पता रखना चाहिए चीनी दूत मंडल जो है हर्षवर्धन के समय में आए थे। अब मैंने समय अवधि भी आपको लिखाई है कि 643 से लेकर 646 तक वो यहां पर रहे थे। ठीक है, अब अगर कोई गलती है तो वो आप लोगों की रहेगी, अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं, आप लोग याद नहीं रखेंगे, ठीक है, वो आपके ऊपर है। चलो आगे लिखिएगा, हर्ष ने 641 ईस्वी में, हर्ष ने 641 ईस्वी में अपना दूत चीन के अंदर भेजा था,
यानी कि क्या भेजा था। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पश्चिम गुप्त वंश का वो कौन सा शासक था जिसने चीन में अपना राजदूत भेजा था। तो चीन में राजदूत भेजने वाला प्रथम शासक था जिसका नाम था हर्षवर्धन। और चीन में जो राजदूत भेजता है बेटा वो कब भेजता है, वो 641 ईस्वी में भेजता है। कब भेजता है, 641 में। 641 में भेजता है। उसके बाद में 643 से 646 के बीच में यहाँ पर दूत मंडल आता है। यानी कि दूत मंडल आने से पहले जो है ये अपना क्या भेज देता है, वहां पर ये अपना दूत भेज देता है चीन के अंदर। ठीक है, चलिएगा आगे लिखेगा। हर्ष द्वारा प्रमाण, हर्ष द्वारा प्रमाण, हर्ष द्वारा प्रमाण में प्रतिवर्ष आयोजन सभा, प्रतिवर्ष आयोजन सभा को मोक्ष परिषद कहा जाता था। यानी कि जो भी सभा है प्रतिवर्ष जो है हर्ष के समय में जो है, यानी कि प्रतिवर्ष जो सभा हुआ करती थी उन सभाओं को बेटा किसके नाम से जाना जाता था, उनको जाना जाता था मोक्ष, मोक्ष परिषद के नाम से उनको जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था बेटा, मोक्ष परिषद के नाम से उनको जाना जाता था। चलिएगा आगे लिखिएगा। हर्ष का युद्ध एवं शांति का मंत्री आवंती था। युद्ध और शांति, एक बात समझो, यानी कि हर्षवर्धन की एक बात है कि युद्ध व शांति मंत्री किसने बनाया, इसने। यानी कि राज्य के अंदर शांति रहनी चाहिए, राज्य में कोई युद्ध करने के लिए आ रहा है तो उसको कौन देखेगा, तो उसके लिए एक मंत्री था और उस मंत्री का नाम था अवंती। मंत्री का नाम क्या था, आदमी था, ये औरत नहीं है, ध्यान रखना, अवंती उसका नाम था बेटा। अब एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाए कि हर्षवर्धन का सैन्य संभालने वाला यानी कि सैन्य शक्ति हो गया, या फिर युद्ध संभालने वाला, या फिर शांति प्रदान करने वाला व्यक्ति कौन था, या उसका मंत्री कौन था। युद्ध मंत्री कौन सा था, उसका नाम भी क्या है, अवंती है। शांति प्रदान करने वाला मंत्री कौन था, उसका नाम भी अवंती। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि सेना नायक अगर आप बोले इसको तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ये सेना नायक भी है। क्योंकि आज अगर हम देश की बात करते हैं तो इसके समय से मैं वर्तमान समय का एक एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूं, जिसे समझिएगा। वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जो है पीएम है, भारत के प्रधानमंत्री है हमारे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वर्तमान समय में हमारी सेना अगर कोई कह दे कि वहां पर उस बॉर्डर पर लड़ाई हो रही थी, नरेंद्र मोदी ने सेना नहीं भेजी, तो गलत बात है। क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं है, वो राष्ट्रपति के हाथ में था, क्योंकि राष्ट्रपति को भेजना था वो सेना। ठीक है, तो वही इस समय का था सिस्टम कि अगर इस समय अगर अटैक होता था या किसी से युद्ध करना था या फिर देश में शांति बनाए रखना था, अभी कहीं पर दंगा हो जाए, कहीं पर लड़ाई हो जाए, राजनीतिक लड़ाई हो जाए, मान लीजिए कांग्रेस बीजेपी के जो लोग हैं, है ना, जो समर्थक है, उनके बीच में मान लीजिए युद्ध लड़ाई हो जाए, कहीं पर हमारे देश में कहीं पर लड़ाई हो जाए उनके समर्थकों के बीच में आपस में, तो उसके लिए अहम भूमिका किसकी है, क्या प्रधानमंत्री जिम्मेदार है? हाँ, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, उसके लिए जिम्मेदार है राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति को प्रशासनिक सेवा को संभालने का पूरा हक और अधिकार है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो प्रशासनिक सेवक अधिकारी जो होता है, जैसे आप सिविल सेवा पार करके जाएंगे, आप आईपीएस अधिकारी बनेंगे, तो आपको अगर प्रेस नोट दिया गया है, प्रेस नोट का मतलब समझते हैं ना क्या, कि अगर आपको ऑर्डर दिया गया है कि आपको प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करना है तो आपको करना ही है, क्योंकि आप राजनीति का कहना नहीं करोगे, राजनीतिक कर्ताओं का कहना नहीं करोगे, आप किसका कहना करोगे, आप सरकार का कहना करोगे, तो राष्ट्रपति का कहना आप करोगे। तो आप इस चीज के बारे में भूल जाइएगा कभी कि प्रधानमंत्री का फोन आ रहा है या मंत्री का फोन आ रहा है, विधायक का आ रहा है, सांसद का आ रहा है। अगर कोई काम हो तो आप उसको कर दो, अगर अच्छा काम है जिसमें बेनिफिट पब्लिक का है तो आप कर दो, अगर नहीं है तो पॉकेट पावर का इस्तेमाल करो राष्ट्रपति की तरह, अपने जेब में रख लो और कह दो हो जाएगा काम। नहीं होगा, नहीं होगा, क्या करें, मना कर दो, नहीं होगा। अगर मना कर दोगे सीधे सीधे तो आपको कह देगा कि आपका अभी ट्रांसफर करवाता हूं, मत डरिए, करवा दीजिएगा, आपके हाथ में नहीं है, राजनेताओं के हाथ में ट्रांसफर नहीं होता है वो। तो अगर हमारा प्रशासनिक व्यवस्था ही अगर हमारी गड़बड़ हो, यानी कि अगर मान लो जैसे पुलिस प्रशासन है तो प्रशासनिक अधिकारी जिसको डीजीपी बोलते हैं, वही अगर हमारा ना हो, वो पुलिस समर्थक ना हो, वो राजनेताओं के कहने में चलने वाला हो, तब हो सकता है।
प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर की बात करें तो अगर राष्ट्रपति मंत्रालय जो होता है उस मंत्रालय में से आपके लोग यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी जो आपके ऊपर सीनियर अधिकारी होते हैं अगर वो राजनीति के चमचे हो, राजनीति के तलवे चाटते हो, तभी आपको डरने की जरूरत है, अन्यथा आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तक आपके सीनियर आपके साथ है, तब तक आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही होता था। अब इस समय भाई साहब सबसे बड़ा काम यह था कि शांति देना। राष्ट्रपति का काम है देश में शांति बनाए रखना, सेना से यानी कि किससे लड़ना है तो वो भी राष्ट्रपति का काम है, प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं है। बयान दे सकता है, जनता को संतुष्ट कर सकता है, बल्कि काम राष्ट्रपति का है, दोनों मिलकर कर सकते हैं। ऐसा ही क्या हुआ, हर्षवर्धन के साथ में हुआ। अब हर्षवर्धन के समय में क्या था, यानी कि अवंती को मंत्री बनाया गया था। वो भी कौन सा मंत्री, शांति मंत्री था, और कौन सा मंत्री, युद्ध मंत्री। दोनों मंत्री अवंती को बनाया गया था यहाँ पर। ठीक है, चलेगा आगे लिखो। हर्ष का महासेनापति था, हर्ष का महासेनापति यानी कि इसके नीचे एक सेनापति था जिसका नाम था महासेनापति, और महासेनापति का नाम तो आपको सभी को पता होगा, अगर नहीं है तो अब याद रखना, उसका नाम था सिंहनद। सिंहनद था, और सिंहनद जो था वो इसका क्या था, महासेनापति था। ठीक है, चलिएगा इसके बाद में आगे लिखिएगा। हनी सिंहों के अनुसार, चीनी यात्री था हनी सिंह, उसके अनुसार अधिकारियों को वेतन में भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी। यानी कि वेतन में, यानी कि पैसों के बदले क्या दिया जाता था, वेतन में अनुभूमि यानी कि भूमि दान दी जाती थी, अनुभूमि दान दिया जाता था। ठीक है, हर्ष के समय में भूमि कर कृषि, हर्ष के समय में भूमि कर कृषि उत्पादन का छठा भाग वसूली दी जाती थी। यानी कि कौन सा भाग, छठा भाग। देखो कर की अगर अपन बात करते हैं तो छठा भाग आपको क्या देना पड़ता था, कर के रूप में देना पड़ता था। अब छठा भाग का मतलब आप निकाल लीजिए, अगर 100 रुपए में से मान लीजिए अगर हम बात करते हैं तो इसका 5वां हिस्सा 20 रुपए होता है। अब 20 में से भी आप देख लीजिए, यानी कि 17 या 18 रुपए आपको क्या करना पड़ता था, देना पड़ता था कर के रूप में, 100 रुपए में से। ठीक है, कर तो बहुत कम था अगर इसके अनुसार हम देखें तो। ठीक है, तो ये हर्ष के समय का भूमि कर था। इसके बाद में देखिएगा, मालवा के राजा देवगुप्त को राज्यवर्धन ने पराजित किया था। मालवा का एक शासक था, जब मैंने कहा कि मालवा से एक अभियान चल रहा था, मालवा का अभियान से वो लौट रहा था, तो उस समय सुशांत को उसकी हत्या कर देता है। तो वो उस समय किससे लड़ने गया था आपको पता है, वो उस समय लड़ने गया था देवगुप्त से, और देवगुप्ता को राज्यवर्धन जो था उसने पराजित कर दिया था, और मालवा का शासक था देवगुप्ता उस समय। ठीक है, चलिएगा आगे लिखिएगा। हर्ष 16 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन 16 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठा था। हर्ष का प्राचीन राजधानी जो थी वो थानेश्वर थी। हर्ष की प्राचीन राजधानी कौन सी थी बेटा, प्राचीन राजधानी अगर पूछी जाए तो थानेश्वर था। अब आप कहीं पर थानेश्वर को यानी कि पश्चिमभूति वंश की नींव रखने वाला, हरियाणा के अंदर जो नींव रखा था उस वंश के बारे में भूल मत जाइएगा, उस वंश के चक्कर में आप इसको मत भूल जाना। ये जो है थानेश्वर, ये प्राचीन राजधानी रही थी हर्षवर्धन की भी। ठीक है, चलिएगा अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद में आगे लिखेंगे। ठीक है, अभी आप बोर मत होइएगा क्योंकि अभी तो आपको काफी सारी चीजें पढ़नी है। अभी तो काफी लंबी क्लास चलेगी, लगभग 2 घंटे की क्लास होगी आज। ठीक, चलो देखिएगा, हर्ष के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हर्षवर्धन के द्वारा विशाल धार्मिक सभाएं हुआ करती थी, जो कि कन्नौज और कहां पर होती थी, प्रयाग में हुआ करती थी। हर्षवर्धन के समय कर लिया जाता था 6%, यानी कि छठा भाग लिया जाता था। इसकी प्राचीन राजधानी थानेश्वर थी। इसी के बाद में इसका प्रथम भाग यानी कि दिन की दिनचर्या की अगर बात करते हैं तो हर्षवर्धन की दिनचर्या का प्रथम भाग सरकारी कार्यों में व्यस्त रहता था। दूसरा व तीसरा भाग धार्मिक कार्यों के अंदर क्या रहता था, धार्मिक कार्यों के अंदर बिजी रहता था। चलो, चीन से दूतमंडल इसी के समय में आता है, जो कि 643 से 646 ईस्वी तक यानी कि 3 वर्ष रहता है लगभग हर्षवर्धन के समय काल में। इसी समय जो था यानी कि चीन के अंदर एक दूत भेजता था, यानी कि 600
41 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन ने भी चीन के अंदर एक दूत भेजा था भारत से, ठीक है। इसके बाद में प्रतिवर्ष जो सभाएं हुआ करती थी, धार्मिक सभाएं, उसको मोक्ष परिषद कहा करता था ये। इसी के बाद में युद्ध व शांति मंत्री जो इन्होंने बना रखा था, वो मंत्री था अवंती। अवंती को इन्होंने युद्ध और क्या बना रखा था बेटा, शांति मंत्री, दोनों बना रखा था, ठीक है, जिसको अपन सेना नायक भी कह सकते हैं। इसके बाद में देखो एक चीज समझो, यहां पर महासेनापति का नाम था सिंहनंद, महासेनापति का नाम था सिंहनंद, और सिंहनंद इसका क्या था, महासेनापति, ठीक है। अब सिंहनंद को वेतन के रूप में क्या दिया जाता था बेटा, आपको पता है, वेतन के रूप में इन लोगों को भूमि यानी कि जमीन दी जाती थी, ठीक है। चलिएगा, अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन की जो प्राचीन जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी, यहां तक हमने लिखा। इसके बाद में लिखिएगा 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने मगधराज की उपाधि धारण की थी। 641 ईस्वी में मगधराज की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल का आरंभिक इतिहास, हर्षवर्धन के शासनकाल का आरंभिक इतिहास बाणभट्ट से ज्ञात होता है। हनी सिंहों ने शूद्र और कृषकों को कहा, हर्षवर्धन सूर्य, शिव एवं बुद्ध का उपासक था। हर्षवर्धन सूर्य, शिव और बुद्ध का उपासक था। और अभी आप चिंता मत करिए, क्लास काफी बड़ी होने वाली है, अभी तक आप लोग बने रहिएगा, 2 घंटे की लगभग आपकी क्लास होने वाली है, ठीक है। चलिएगा, आप लोगों को ज्यादा पीड़ा नहीं देंगे, चिंता मत करिएगा, क्लास समाप्त करते हैं आप लोगों की पीड़ा को समझते हुए, क्योंकि आप लोग मुझे पता है बोर हो चुके होंगे, और बोर नहीं हुए तो परेशान हो चुके होंगे, और गर्मी का प्रकोप थोड़ा सा मेरे ऊपर ज्यादा देखने को मिल रहा है मुझे, तो आप ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, काफी है इतना तो काफी पढ़ लिया हमने। अगर आप पेज काउंटिंग करेंगे तो लगभग 6-7 पेज आपने लिख लिए होंगे। 1 घंटे की क्लास रही है, और सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं, और जो व्यक्ति लाइव चैट अभी कर रहे हैं उन व्यक्तियों को भी मैं विशेष आग्रह करता हूं कि प्रत्येक दिन आपकी क्लास होती है, आप क्लास अटेंड करें रोज, और क्लास को लाइक करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और आपके नए साथियों तो इसको शेयर करने की आप लोग पूरी कोशिश करें, ताकि आप जहां पर भी फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, जहां भी आप लोग जुड़े हुए हैं वहां पर आपके साथियों तक इसको शेयर करें। इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों से अनुमति लूंगा, फिर अगली क्लास में आप लोगों को मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी से अनुमति चाहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, शुक्रिया देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। धन्यवाद।